नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धोआयस में। सिद्धोआयस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है, उस बुक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम इसी बुक के 8 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरएक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो आज की इस लेक्चर इन डिटेल में जो मानवीय जीवन है या मानवीय इन्वायरमेंट है उसकी बात करेंगे। मतलब जो मनुष्य होते हैं और जो हमारा पर्यावरण है उसके बीच में इंटरैक्शन किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, खासकर जो ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल का एरिया है उस एरिया में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नीचे हमें ये साउथ अमेरिका का मैप देखने को मिल रहा है और खासकर इस मैप में हम बात करने वाले हैं जो ये अमेज़न बेसिन है, जो कि एक ट्रॉपिकल एरिया में आता है। तो यहाँ पे जो अमेज़न रिवर है, इट इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने जो साउथ अमेरिका है उसका एक बड़ा हिस्सा कवर किया हुआ हमें देखने को मिलता है। इसके पहले कुछ वीडियो में हमने बात की थी कि जो अमेज़न रिवर है उस एरिया में जो भी जंगल हमें देखने को मिलते हैं उन्हें कहा जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड या लंग्स ऑफ द अर्थ। इसका क्या रीजन है, इसके बारे में मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो चलिए आज के हमारे पहले पॉइंट से यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जो कि है लाइफ इन अमेज़न बेसिन। मतलब जो मानवीय जीवन है वो अमेज़न बेसिन में हमें किस प्रकार का देखने को मिलता है उस चीज को यहाँ पर देखेंगे। और जो मानवीय जीवन है वो खासकर जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम जो अमेज़न बेसिन है वहां पे किस प्रकार का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है उसकी यहाँ पर बात करेंगे क्लाइमेट की। द अमेज़न बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय hot, wet climate throughout the year. Both day and night are almost equally hot and humid. The skin feels sticky. It rains almost every day. That too without much warning. The day temperature are high with the very humidity. At night the temperature goes down but the humidity remain high. तो देखिए जो अमेज़न बेसिन है उसका एरिया खासकर जो इक्वेटर का एरिया है वहां पे देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके दरमियान से इक्वेटर गुजरता हुआ हमें देखने को मिलते हैं और उसी के सराउंडिंग एरिया में हमें अमेज़न बेसिन देखने को मिलता है। अब यहाँ का जो अमेज़न बेसिन है, अगर उस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो डे मतलब दिन और नाइट मतलब रात इक्वली हमें हॉट गर्म या ह्यूमिड मतलब जो हवा है उसमें नमी की मात्रा हमें समान मात्रा में देखने को मिलती है, चाहे वो दिन की बात हो चाहे वो रात की बात हो। लेकिन इस एरिया में जो भी प्राणी जीवन हमें देखने को मिलता है या इस एरिया में जैसे ही आप जाए तो आपकी जो स्किन है वो स्टिकी फील करेगी। उसका रीजन है यहाँ पे पाए जाने वाली हाई ह्यूमिडिटी। और ये जो एरिया है इस एरिया में एवरी एंड ईच डे यहाँ पे हमें रेनफॉल देखने को मिलता है, जो कि विदाउट वार्निंग होता है। मतलब हमारे यहाँ अगर रेनफॉल होता है तो पहले बादल आएंगे, उसके बाद थंडरस्टॉर्मिंग होंगे या कुछ ना कुछ तो इस प्रकार के संकेत हमें मिलते हैं कि आज यहाँ पे बरसात होने वाली है। लेकिन उस प्रकार का कोई भी संकेत हमें जो इक्वेटर का एरिया है वहां पे देखने को नहीं मिलता। जो इक्वेटर का एरिया है उसकी जो भी विशेषताओं की हमने बात की तो उसमें हमने पहले ही बात कर चुके थे कि इक्वेटर के एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो काफी हाई हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, उसी समय जो बरसात है वो भी काफी हाई है। उसके कारण इस एरिया में जो ह्यूमिडिटी है, जो हवा में पानी की नमी है, वो भी काफी अधिक हमें देखने को मिलती है। जो ये ह्यूमिडिटी है इस कंसेप्ट को पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से इसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ह्यूमिडिटी हम किसे कहेंगे, मान लीजिए ये एक एयर मास है और एयर मास में हमें जो नमी है, जो पानी की मात्रा है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जो वाटर वेपर है, जो हवा है, उसमें उन वाटर वेपर की मात्रा कितनी है उसके आधार पर उस एरिया की ह्यूमिडिटी को नापा जाता है। दूसरा एक एग्जांपल के थ्रू आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो देखिए जो समंदर का एरिया होता है या जो समुद्र होता है उसका किनारवर्ती एरिया होता है
वहां पे ह्यूमिडिटी हमें अधिक मात्रा में देखने को मिलती है एज कंपेयर टू जो कॉन्टिनेंट है उसका बीच वाला हिस्सा हो या इंटीरियर एरिया हो। यहाँ पे जो किनारी एरिया है वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होने का रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो वाटर बॉडी है काफी क्लोज है। यहाँ पे टेम्परेचर गिरेगा तो यहाँ पे वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा और जो वाटर वेपर होंगे इट विल बी कंबाइन विद द एयर, मतलब इस एरिया में जो टेम्परेचर है उसको गिराने का काम यहाँ पे जो भी वाटर होगा वो करेगा और जिसके कारण इस एरिया में हमें नमी देखने को मिलेगी। एक प्रकार से जो पानी है या चिड़चिड़ापन है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो इस चीज को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इन सिंपल वर्ड में आपको ध्यान में रखना है, जो हवा है हवा में जो पानी की मात्रा है उसी को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। एट अ नाइट टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन हाई। अगर रात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कम होता हुआ हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी की मात्रा है वो एज इट इज मतलब जैसे कि तैसे हमें देखने को मिलती है। तो देखिए जो इक्वेटर का एरिया है इट इज नोन फॉर देयर रेन फॉरेस्ट, क्योंकि इक्वेटर के एरिया में ज्यादा बरसात होने के कारण यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में रेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम बात ही कर चुके हैं जो इक्वेटर का एरिया है उस एरिया में रेनफॉल काफी अधिक होता है। अब इस एरिया में रेनफॉल अधिक है उसी समय जो टेम्परेचर है वो भी अधिक है, उसी कारण इस एरिया में जो भी फॉरेस्ट होंगे या जंगल होंगे वो काफी घने और अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए किसी भी जगह पर अगर कोई वनस्पति को अच्छी तरह से ग्रो करना है उसके लिए दो महत्वपूर्ण कंडीशन होनी चाहिए थी, इसकी पहले वाले वीडियो में हम बात कर रहे थे, जिनमें सबसे पहली है वहां पे उस एरिया में टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, उसी समय उस एरिया में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है या जो बरसात का पानी वो भी काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जो इक्वेटर का एरिया है यहाँ पे ये दोनों भी कंडीशन हमें फुलफिल होती हुई देखने को मिलती है, जिसके कारण जो इक्वेटर का एरिया है वहां पे काफी अधिक मात्रा में हमें जंगल या फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी अगर कुछ विशेषताओं की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट की डेंसिटी होती है, जो अगर यहाँ पे दो पेड़ों के बीच का अंतर देखे तो काफी हमें कम देखने को मिलता है। इन अदर वर्ड यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो काफी थिक हमें देखने को मिलते हैं, उसी समय इस एरिया में जो भी वनस्पति है वो काफी डेंस हमें देखने को मिलती है। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी डेंसिटी काफी अधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ पे जो भी कैनोपी होता है मतलब यहाँ के जो भी पत्ते होते हैं अगर दिन के समय में भी आप यहाँ पे इस एरिया में जाए तो यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल होता है वहां पे हमें कोई भी सन की रेज या सन की किरण पहुंचती हुई देखने को नहीं मिलती। इसका रीजन ही है जो उसका ऊपर वाला एरिया है, रूफ का एरिया है, खासकर जो पेड़ होते हैं वो पूरी तरह से कवर होता हुआ हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे जो जमीन का एरिया है वहां पे हमें दिन में भी अंधेरा देखने को मिलता है, क्योंकि जो पेड़ है और उनकी जो पत्तियां है वो काफी घनी होने के कारण यहाँ पे सन की कोई भी रोशनी पहुंच नहीं पाती। और यहाँ पे जो बॉटम वाला एरिया होता है उस एरिया में वही वनस्पति हमें देखने को मिलती है जो कि शैडो मतलब जो छाया है उसमें ग्रो कर पाए। मतलब यहाँ पे जो भिन्न भिन्न वेलीज होती है वही हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पर ग्राउंड पे खासकर दो वनस्पति काफी अधिक मात्रा में इस प्रकार के जंगलों में हमें देखने को मिलती है, जिनमें सबसे पहली है ऑर्चाइड्स और दूसरी है ब्रोमेलियर्स। ये जो वनस्पतियां है दे ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट्स। मतलब यहाँ पे जो ऑर्चाइड्स और ब्रोमेलियर्स ये जो दो प्लांट है उनका सर्वाइव और उनका ग्रोथ करने के लिए एक दूसरे प्लांट की इनको जरूरत होती है। ये जो पैरासाइट है, पैरासाइट उस प्रकार की वनस्पतियां होती है जो वनस्पतियां दूसरे वनस्पति पे ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें पिक्चर देखने को मिल रही है और इस पिक्चर में ये व्हाइट कलर में कुछ प्लांट्स हमें देखने को मिल रहे हैं या वनस्पतियां देखने को मिल रही है, और यहाँ पे इस एरिया में येलो कलर में ये दूसरी भी वनस्पति देखने को मिल रही है। अब ये जो वनस्पतियां है दे आर ग्रोन ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मतलब उनका और जमीन का कोई भी यहाँ पे हमें संपर्क होता हुआ देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे जो भी ये ऑर्चाइड और ब्रोमेडियस ये जो दो वनस्पतियां है दे टोटली डिपेंड ऑन दी
अदर प्लांट। तो इस प्रकार से ऑर्चिड और जो ब्रोमोलिड्स है ये एक पैरासाइट वनस्पतियां है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट होते हैं दे आर रिच फॉर दी फौना। फौना से यहाँ पे मतलब है जो प्राणी जीवन है या जो वन्य जीव है उनसे। तो देखिए यहाँ पे जो भी वन्य जीव हमें देखने को मिलते हैं उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। बर्ड सच एज टोकोनास, हुमिंग बर्ड्स, बर्ड ऑफ द पैराडाइज, एनिमल लाइक monkeys, sloth and ant-eating tapirs are found here. Various species of the reptiles and snake also thrive in these jungles. Crocodiles, snakes, pythons abound. Anaconda and boa constrictor are some of the species. Besides, the basin is the home to the thousands of the species of insects. Several species of the fishes, including flesh-eating piranha fish, also found in the river. The basin is extraordinarily rich in the variety of life found here. ये जो रेन फॉरेस्ट का जो एरिया होता है इट इज पैराडाइज फॉर दी बर्ड्स, मतलब एक प्रकार से जो पशु पक्षी है उनके लिए एक स्वर्ग जैसा यहाँ पे हमें रेन फॉरेस्ट का एरिया देखने को मिलता है। खासकर जो टोकोना बर्ड है यहाँ पे काफी फेमस हमें देखने को मिलता है। उसी समय अगर प्राणी जीवन की यहाँ पर हम बात करें तो इस एरिया में हमें मंकीज देखने को मिलते हैं, स्लॉथ भी देखने को मिलती है, एंड ईटिंग टाइपर्स आर फाउंड हियर। उसी समय जो रेप्टाइल्स होते हैं मतलब जमीन से रेंगते हुए जो भी वन्यजीव हमें इस एरिया में देखने को मिलते हैं वो भी काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। खासकर ये जो एरिया है इस एरिया में हमें स्नेक काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। उसी समय क्रोकोडाइल्स, पाइथन्स ये काफी अधिक मात्रा में हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा स्नेक है जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं एनाकोंडा और जो बोआ है वो भी हमें इसी एरिया में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी कई सारी स्पीशीज हजारों में यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये जो एरिया है इस एरिया में हमें पिरान फिश देखने को मिलता है। जो पिरान फिश है इट इज अ फ्लेश ईटिंग फिश, मतलब ये जो पिरान फिश है ये हमें मांसाहारी देखने को मिलता है। जो ये पिरान फिश है इसके ऊपर कई सारी हॉलीवुड की मूवी भी बनती हुई हमने देखी है। तो इस प्रकार से ये जो रेन फॉरेस्ट का एरिया है इट इज रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ, मतलब यहाँ पे अधिक मात्रा में बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। दूसरे किसी भी एरिया में उतनी बायोडाइवर्सिटी हमें नहीं देखने को मिलती जितनी बायोडाइवर्सिटी हमें यहाँ पे रेन फॉरेस्ट के एरिया में देखने को मिलती है। साइड में यहाँ पे डू यू नो दिया गया है उसको जरा देख लेते हैं। ब्रोमेडियल्स आर special plants that store water in their leaves. Animal like frogs use these pockets of water for laying their eggs. तो देखिए जो ब्रोमेडाइल जो ट्री है जो प्लांट है वो क्या करता है, जो वाटर है उसको स्टोर करने का काम करता है। अब ये जो वाटर स्टोर हुआ है जो कि एक पॉकेट में हमें देखने को मिलता है, उन्हीं पॉकेट में जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके अंडे होते हैं उनको उबाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अमेज़न के जंगल है या रेन फॉरेस्ट का एरिया है वहां पे जो ब्रोमेडियल वनस्पति है वो किस प्रकार से जो फ्रॉग्स है उनके लिए सहायक है, तो वहां पे आपका आंसर सही प्रकार से होना चाहिए। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो अंडे होते हैं वहां पे उस एरिया में जो भी ब्रोमेडाइल वनस्पति है वो क्या करती है, अपने अंदर वाटर को स्टोर करने का काम करती है। और वो जो वाटर है उसी वाटर की सहायता से यहाँ पे फ्रॉग्स क्या करते हैं, उनके जो अंडे हैं उनको उबाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो रेन फॉरेस्ट का एरिया है या जो अमेज़न का एरिया है उस एरिया में जो लोग हैं उनका जीवन किस प्रकार से है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग some trees in the forest. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. They mainly grow tobacco, pineapple, and sweet potato. The practice slash and burning agriculture. The staple food is manioco, also known as cassava, that grow under the ground like the potato. They also eat
twin ants and eggs sacs. Cash crops like coffee, maize, cocoa are also grown. तो देखिए यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरिया है, जो इक्वेटर का एरिया है, वहां पे जो भी जमीन होती है वो हमें इस प्रकार से पॉकेट में देखने को मिलती है। मतलब लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड इस एरिया में हमें देखने को नहीं मिलती। इससे पहले हमने जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात की थी, उस प्रकार की खेती यहाँ पे इस एरिया में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे जो भी ट्रीज होंगी उसको क्लियर किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, वहां पे जमीन बनाई जाएगी और वहां पे उस जमीन पे खेती की जाएगी। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसका दूसरा एक नाम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। यहाँ पे स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर ये नाम क्यों दिया गया है इसको भी जरा समझ लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो भी एरिया होता है वहां पे इस प्रकार से जो ट्रीज होती है वो हमें खड़ी हुई देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये जो ट्रीज होती है उनको काटा जाएगा, मतलब यहाँ पे जो भी पेड़ होंगे उनको गिराया जाएगा, मतलब इनको एक प्रकार से स्लैश किया जा रहा है। दूसरा है यहाँ पे जो भी लकड़ी होगी, ये जो पेड़ होंगे जिनको उन्होंने काटा है उनको क्या किया जाएगा, इसी एरिया में जलाया जाएगा या बर्न किया जाएगा। और यहाँ से जो भी राख निकलेगी, जो भी ऐश निकलेगी, उसको क्या किया जाएगा, इस एरिया में स्प्रेड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे स्लैश और बर्निंग एग्रीकल्चर इस प्रकार से जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको यहाँ पे नाम मिलता हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मनुष्य है वो खासकर हंटिंग, जो प्राणी है उनकी शिकार, और जो फिशिंग है, जो मच्छी है उनको पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन जो वुमेन्स होती है, जो महिलाएं होती है, वो खासकर जो खेती है या जो क्रॉप है उनकी देखभाल करने का काम करती है। इस एरिया में खासकर हमें टॉपिका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो इनकी पैदावार देखने को मिलती है। उसी समय यहाँ पे कुछ स्टैपल फूड भी हमें देखने को मिलते हैं जिनमें मैनियोको अल्सो नोन एज कैसावा। यहाँ पे इस एरिया में जो मैनियोको नामक स्टैपल फूड है जिसे कि कैसावा के नाम से जाना जाता है, जो कि अंडर द ग्राउंड, मतलब जमीन में जिस प्रकार से हम जो पोटैटो है उनका कल्टीवेशन लेते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे कैसावा का कल्टीवेशन लिया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है वहां पे जो भी लोग होते हैं, वहां पे जो भी खेती होती है, वहां पे कौन सा पोटैटो लाइक कल्टीवेशन होता है, तो उसका नाम है कैसावा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ के जो लोग हैं वो अन्न के रूप में यहाँ पे जो एंड्स होती है, जो चींटियां होती है, उनको भी इस्तेमाल करते हैं। उसी समय ईग्स ऑफ सैक उनका भी वो अपने खाने में इस्तेमाल करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। इस एरिया में जो कैश क्रॉप हमें देखने को मिलते हैं उनमें हमें कॉफी, मेज और कोको इनका कल्टीवेशन होता हुआ हमें देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। सम फैमिलीज लिव इन थैच्ड हाउसेस शेप्ड लाइक बीहूज। There are other large apartment-like house called Malaoka with a steeply slanting roof. In 1970, Trans-Amazon Highway made all part of the rainforest accessible. In indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in a new area where they continue to practice their distinctive way of farming. The topsoil is washed away as the rain fall and the barren landscape remain. तो देखिए जो रेन फॉरेस्ट का एरिया होता है वहां पे जो भी झोपड़ियां हमें देखने को मिलती है उन्हें बिहू इस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कुछ लार्ज अपार्टमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें नाम दिया गया है मलोका। तो यहाँ पे बिहू और जो ये मलोका, ये हमारे लिए दो की वर्ड बन जाते हैं, क्योंकि इन्हीं दो वर्ड पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है जो बिहू लाइक जो हाउसेस होते हैं वो हमें किस एरिया में देखने को मिलते हैं, या जो अमेज़न के जंगल है या जो रेन फॉरेस्ट का एरिया होता है वहां पे जो भी लोग अपने घर बनाते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है, या वो किस शेप में हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे सीधे तौर पे पूछा जा सकता है कि जो रेन फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वहां पे मलोका ये चीज हमें देखने को मिलती है, तो ये क्या है। तो वहां पे आपको
4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन ऑप्शन में से एक में जो मलोका है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट का एरिया होता है वहाँ पे जो स्टीप स्लैंटिंग रूफ वाले हाउसेस होते हैं, मतलब इस प्रकार के हाउसेस अपने किसी भी एरिया में देखे होंगे तो उन्हीं को कहा जाता है मलोका। क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में काफी अधिक मात्रा में बरसात होने के कारण यहाँ पे जो भी घर होते हैं उनके रूफ इस प्रकार से स्लैंटिंग हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए 1970 में यहाँ से ट्रांस अमेजन हाईवे गुजरता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसके कारण क्या हुआ, जो अमेजन की जो जंगल है वो काफी घने हैं, उसके बावजूद उस एरिया में हमें एक्सेस मिल गया। मतलब यहाँ पे जो अमेजन के जंगल है उस एरिया में किसी भी जगह पे कहीं भी अब हम आज के दिनों में वहां पे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांस अमेजन हाईवे है उसके बनने से जो बाहरी एरिया के लोग थे उन्होंने क्या किया, इस एरिया में अपनी जगह बनाए, जिसके कारण यहाँ के जो लोकल पीपल थे, जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन थी, शिफ्ट करना पड़ा और ये जो पीपल है वो दूसरी जगह पे सेटल होते हुए हमने देखे हैं। और उसी जगह पे उन्होंने जो उनका स्लैश एंड बर्निंग का जो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू किया। यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में बरसात होने के कारण इसका जो टॉप का लेयर है वो पूरी तरह से वॉश होता हुआ हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे जो भी लैंड है वो पूरी तरह से बरेन मतलब अनफर्टाइल बनती हुई हमें देखने को मिलती है। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर इन डिटेल में हम बात करेंगे स्लैश और जो बर्न एग्रीकल्चर है उसके बारे में। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एंड जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है वो लगभग एक प्रकार के ही हमें देखने को मिलते हैं। स्लैश एंड बर्न इज अ वे ऑफ द कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर क्लियर द पीसेस ऑफ द लैंड बाय slashing or cutting down the trees and bushes. These are then burned, which releases the nutrient into the soil. Now crops are grown in this cleared field for few years. After repeatedly using the patches of the land, the soil loses their nutrients, so it is abundant. Then they clear another plot of land to plant. In the meantime, young trees grow in the old फील्ड्स। तो चलिए यहाँ पे जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है उस कंसेप्ट को इन डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए ये एक जंगल का एरिया है और यहाँ पे कई सारे पेड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इस एरिया में जो भी पेड़ होंगे उनको क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, मतलब इनको स्लैश किया जाएगा। और यहाँ के जो भी पेड़ है जिनको काटा गया है उनको क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा और बर्न किया जाएगा। और ये जो पेड़ है इनसे जो भी राख निकलेगी, जो ऐश निकलेगी, उनको एज अ न्यूट्रिएंट के तौर पे ये जो फील्ड एरिया है जिसे क्लियर किया गया है इसी एरिया में स्प्रेड किया जाएगा, जिसके कारण यहाँ की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी। अब ये जो एरिया है यहाँ पे कल्टीवेशन या खेती के लिए यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा में जमीन तैयार होती हुई हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो भी क्रॉप का कल्टीवेशन होगा उसकी पैदावार काफी अच्छी मात्रा में इस एरिया में हमें देखने को मिलेगी। अब ये जो पैदावार है वो हमें लगभग 4 से 5 साल के बीच में देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो 4 से 5 साल का जो पीरियड है उस पीरियड में यहाँ की जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है या उसकी जो उपज क्षमता है वो कम होती हुई हमें देखने को मिलेगी। अब ये जो लैंड है उसको छोड़ा जाएगा, मतलब इसको अबंड किया जाएगा और दूसरी जगहों पे फिर से एक जो लैंड का पैच है वहां पे जो भी ट्री होंगी, जो भी बुशेस होंगी या जो भी वनस्पति होगी फिर से वहां की लैंड क्लियर की जाएगी। वहां पे जो भी पेड़ थे, जो भी पौधे थे जिन्हें काटा गया है उनको जलाया जाएगा और उनकी जो राख है फिर से इस एरिया में स्प्रेड की जाएगी। यहाँ पे फिर से 4 से 5 साल या 3 से 4 साल, इन सालों में यहाँ पे खेती की जाएगी। ये जो टाइम पीरियड है उसे हमने एज एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए ये जो टाइम पीरियड है वो हमें विद द प्लेस चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। मतलब किसी एक जगह पे ये जो पीरियड है वो हमें 2 साल का भी देखने को मिल सकता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल का इस दरमियान देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो भी लैंड क्लियर हो गई है उसकी जो उपज क्षमता है वो भी 3 से 4 साल के बाद कम होती हुई देखने को मिलेगी। इसी बीच जो ये
5 या 10 साल का जो पीरियड है वहां पे इस एरिया में जो सबसे पहले यहाँ पे जो लैंड थी, यहाँ की जो पेड़ थे जिनको काटकर क्लियर किया गया था और इस एरिया में सबसे पहले खेती की गई थी, उस एरिया में नए से नए सिरे से दूसरी वनस्पति या प्लांट पौधे या जो भी बुशेस है वो ग्रो होती हुई हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ से ये जो लोग हैं फिर से इस एरिया में शिफ्ट होंगे, फिर से नए सिरे से जो भी वनस्पतियां यहाँ पे ग्रो हुई है उनको काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा और इस एरिया में उनको जलाया जाएगा और उनकी जो राख है उनको इसी एरिया में स्प्रेड किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक साइकिल सा बनता हुआ हमें देखने को मिलता है और इस प्रकार की जो भी एक्टिविटी होती है उसे कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है वो पूरी तौर से ऑर्गेनिक वे में किया हुआ देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी रासायनिक फर्टिलाइजर या जो कीटनाशक है उनका इस्तेमाल लोगों के द्वारा किया हुआ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर हम जो अमेज़न बेसिन है उसकी यहाँ पर हमने बात की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। मतलब जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसके द्वारा जो बेसिन बनाया गया है उस एरिया में किस प्रकार का जीवन हमें देखने को मिलता है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो मैप दिया गया है उस मैप में गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा का बेसिन है उसको जरा यहाँ पर हम लोकेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो एरिया हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश, बिहार और जो पश्चिम बंगाल है उसका एरिया देखने को मिलता है। इस एरिया में हमें जो गंगा रिवर है उसका बेसिन देखने को मिलता है और यहाँ पे जो हमारे सेवन सिस्टर स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे हमें इस एरिया में ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसका बेसिन देखने को मिलता है। खासकर जो आसाम स्टेट है उस एरिया में काफी अधिक मात्रा में जो ब्रह्मपुत्रा है उसका बेसिन हमें देखने को मिलता है। तो इन डिटेल में इस एरिया में जो मानवीय जीवन है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा basin. The tributaries of the river Ganga Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. The basin lies in the subtropical region that is situated between 10° north to 13° north latitude. The tributaries of the river Ganga like Ghagra, Son, Chambal, Gandak, Koshi and the tributaries of the Brahmaputra drain it. Himalayas and Sundarban deltas are the main feature of this basin. Oxbow Lake dot the plains area. The area is dominated by monsoon climate. The monsoon bring rain from mid-June to mid-September. The summers are hot and winters are cool. तो देखिए जो हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहां पे हमें नॉर्दर्न प्लेन्स देखने को मिलते हैं और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो खासकर गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उनके द्वारा बनाए हुए हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा एरिया आता है वहां पे हमें गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा है उसका बेसिन एरिया हमें देखने को मिलता है। अब ये जो प्लेन है वो हमें जो सब ट्रॉपिकल एरिया का जो क्लाइमेट होता है वहां पे आते हुए हमें देखने को मिलते हैं। इसका जो विस्तार है वो हमें 10° नॉर्थ टू 30° नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में देखने को मिलता है। उसी समय यहाँ पे गंगा और जो ब्रह्मपुत्रा ये तो दो मुख्य नदियां है, उसी समय उसकी जो सहायक नदियां है, फॉर एग्जांपल गंगा की कुछ सहायक नदियां है जिनमें घाघरा, सोन, चंबल और गंडक, कोशी इनका भी यहाँ पे समावेश होता हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो प्लेन है उसकी मुख्य दो विशेषताएं हमें देखने को मिलती है जिनमें सबसे पहली है हिमालय। ये जो प्लेन है इस प्लेन के नॉर्थ में हमें इस प्रकार से हिमालय की 3 पैरेलल लाइन देखने को मिलती है और जो प्लेन्स है उनका साउथ ईस्ट का जो एरिया है वहां पे हमें इस एरिया में सुंदरबन डेल्टा देखने को मिलता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पे ये जो प्लेन का एरिया है काफी फ्लैट होने के कारण यहाँ पे कई सारे ऑक्सबो लेक बनते हुए हमको देखने को मिलते हैं। इसके पहले वाले कुछ वीडियो में यहाँ पे हमने ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उस चीज को समझा था।
तो इस प्रकार की जो रिवर की बहने की जो मूवमेंट होती है या दिशा होती है उसे कहा जाता है मेandering। लेकिन उसी समय जो रिवर बहती है वो क्या करती है, इरोजन और जो डिपोजिशन है उसकी ये दो क्रिया वहां पे उसी समय साइमल्टेनियसली चलती हुई हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण एक समय ऐसा आएगा जो रिवर है इस प्रकार से मेandering करती हुई बहने के अलावा वो क्या करेगी, सीधे तौर पे यहाँ से इस प्रकार से फ्लो करेगी। उसी समय यहाँ पे ये बचा हुआ जो एरिया है इस एरिया पे हमें ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेंगे। जो प्लेन का एरिया है, प्लेन के एरिया का जो क्लाइमेट है वो खासकर मानसून टाइप का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। उसका रीजन है क्योंकि इस एरिया में मिड जून टू मिड सितंबर के बीच में मानसून जो विंड होती है उसी के कारण यहाँ पे बरसात होती हुई हमें देखने को मिलती है। जो प्लेन का एरिया है वहां पे हमें हॉट समर देखने को मिलते हैं और जो सर्दी का मौसम होता है उन दिनों में यहाँ पे जो तापमान होता है वो काफी कम हमें देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। द माउंटेन एरिया विद द स्टीप स्लोप हैव हॉस्पिटेबल terrain, therefore less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. The plain area provides the most suitable land for human habitation. The soil is fertile. Agriculture is the main occupation of the people where the flat land is available to grow crops. The density of the population of the plain is very high. The main crop is paddy. Wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. Cash crops like sugarcane, jute are also grown. Banana plantation are seen in some area of the प्लेन्स। देखिए जैसे कि हम बात ही कर चुके हैं, जो प्लेन्स है उसके नॉर्थ में हमें हिमालय की माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है और ये जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे जो स्टीप स्लोप है उसी के कारण यहाँ पे इस एरिया में खेती के लिए काफी कम मात्रा में जमीन हमें देखने को मिलती है। उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो लोक संख्या है वो काफी कम हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर अगर प्लेन की बात करें, प्लेन काफी फ्लैट हमें देखने को मिलते हैं। उसी समय यहाँ पे इस एरिया में जो जमीन है वो काफी फर्टाइल है और जो नदियां है उनके द्वारा यहाँ पे इस एरिया में जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी भी काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण ये जो प्लेस है वो मानवीय बस्ती के लिए एक आइडियल प्लेस बन जाता है। और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ का जो पॉपुलेशन का घनत्व है या पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो काफी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। इस एरिया में जो खेती होती है वहां पे खासकर मुख्य तौर पे जो पैडी होती है उसका कल्टीवेशन हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ ही व्हीट, मेज, सरगम, ग्राम एंड मिलेट इनका भी कल्टीवेशन इस एरिया में यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पर अगर हम कैश क्रॉप की बात करें तो मुख्य तौर पे दो क्रॉप का यहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता है, जिनमें सबसे पहला है शुगर केन और दूसरा है जूट। उसी समय जो बनाना है उसका प्लांटेशन पे यहाँ पे कई सारे एरिया में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे साइड में हमें ग्लोसरी में जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है उसका कंसेप्ट दिया गया है, उसको जरा समझ लेते हैं। It means the number of the person that live in a 1 square kilometer of area. For example, the population density of the Uttarakhand is 159 while the density of the West Bengal is 904 and that of the Bihar is 880। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्क्वायर किलोमीटर इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इस प्रकार से ये एक स्क्वायर एरिया है। स्क्वायर एरिया से यहाँ पे मतलब है जो ये स्क्वायर है उसकी जो चारों भुजाएं है वो समान अंतर की हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 1 किलोमीटर इनकी लेंथ लेंगे तो यहाँ पे ये जो चारों भुजाएं है उनकी लेंथ हमें 1 किलोमीटर देखने को मिलती है और यहाँ पे ये हमें एक कंप्लीट स्क्वायर बनता हुआ देखने को मिलता है। तो इस एरिया में जो भी लोग होंगे, जो भी पीपल होंगी, उनकी जो संख्या होगी उसी को कहा जाता है पॉपुलेशन की डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस एरिया में 505 लोग रहते हैं तो इस एरिया की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो होगी 505। तो दूसरा और एक एरिया लेंगे, उस एरिया का भी जो लेंथ है वो हमें चारों तरफ से 1 किलोमीटर ही देखने को मिलता है और इस एरिया में हमें जो लोगों की संख्या है फॉर एग्जाम्पल उसे हम 550 लेंगे, मतलब इस एरिया की डेंसिटी 550 है।
तीसरा और एक एग्जाम्पल लेंगे, तीसरे एग्जाम्पल पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस एरिया में खाली हमें 70 ही लोग देखने को मिलते हैं, तो इस एरिया की जो पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी वो हमें 70 देखने को मिलेगी। यहाँ पे उत्तरांचल जो स्टेट है जो कि एक पहाड़ी एरिया में आता है, तो उसकी जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो हमें 115 देखने को मिलती है। उसी समय जो प्लेन के एरिया में आने वाले जो महत्वपूर्ण दो स्टेट है जिनमें वेस्ट बंगाल और जो बिहार आता है, उसकी जो डेंसिटी है वो रिस्पेक्टिवली हमें 904 और 880 देखने को मिलती है। चलते हैं आगे। इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन, silk is produced through the cultivation of the silkworm in parts of the Bihar and Assam. In the mountain and the hills where the slopes are gentle, crops are grown on the terrace. In the Ganga and Brahmaputra plains, tropical deciduous trees grow along with the thick sal and pimple. Thick bamboos grows are common in the Brahmaputra plain. The delta area is covered with the mangrove forest. In parts of Uttaranchal, Sikkim, Arunachal Pradesh, coniferous forests like pine, deodar, fir can be seen because of the climate is cool and the slope is steep. तो देखिए जो वेस्ट बंगाल और जो आसाम का एरिया है वहां पे हमें जो चाय है उसका कल्टीवेशन काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। उसी समय जो सिल्क है, जो रेशम है, उसका प्रोडक्शन भी हमें बिहार और जो आसाम का एरिया है वहां पे देखने को मिलता है। और जो माउंटेन का एरिया है, माउंटेन एरिया में जहां कहीं भी जो स्लोप होता है काफी जंटल होता है या कम हमें देखने को मिलता है, उस एरिया में हमें इस प्रकार से जो टेरेस फार्मिंग होती है उसे लोग करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का बेसिन का एरिया है वहां पे हमें खासकर ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज देखने को मिलती है, जिनमें हमें थीक, साल और पिंपल ये मुख्य रूप से कुछ प्रजातियां देखने को मिलती है। जो ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन का एरिया है वहां पे हमें काफी थिक वे में बाम्बू का प्लांटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इस एरिया में हमें कोनिफेरस ट्रीज देखने को मिलती है। इसका रीजन है क्योंकि इस एरिया का जो क्लाइमेट है वो काफी कूल हमें देखने को मिलता है और इस एरिया में जो भी माउंटेन्स होते हैं उनके स्लोप काफी स्टीप वे में हमें देखने को मिलते हैं। जो कोनिफेरस ट्रीज है उनमें हमें पाइन, देवदार और जो फर है ये कुछ वनस्पति की मुख्य प्रजातियां देखने को मिलती है। साइड में यहाँ पे हमें एक गुइनू देखने को मिल रहा है, इसके थ्रू जो टेरेस फार्मिंग होती है उस कंसेप्ट को फिर से अधिक मात्रा में समझने की कोशिश करेंगे। Terraces are built on the steep slope of the create flat surface on which crop are grown. The slope is removed so that water does not run off rapidly. तो देखिए यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी गई है और उस पिक्चर में जो टेरेस फार्मिंग है उसे किस प्रकार से किया जाता है वो दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे जो माउंटेन का एरिया है यहाँ पे इस प्रकार से ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और ये जो ब्लॉक्स है इन ब्लॉक के बीच की जो जमीन है वो हमें फ्लैट देखने को मिलती है और यहाँ पे ये जो एरिया है इस एरिया में क्रॉप का कल्टीवेशन होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से टेरेस बनाने का और एक फायदा है, तो देखिए जो बरसात के दिन होते हैं उनमें इस प्रकार से इस एरिया में ऊपर मतलब जो पहाड़ी का जो चोटी का एरिया होता है वहां से पानी नीचे की तरफ बहने लगता है। अब यहाँ पे जो स्लोप होता है काफी ज्यादा होने के कारण जो पानी की स्पीड है वो भी ज्यादा रहेगी, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से ब्लॉक होने के कारण यहाँ पे इस एरिया में जो पानी की बहने की दिशा है या पानी की बहने की जो गति है उसको ब्रेक किया जाएगा। मतलब जो पानी की बहने की गति है यहाँ पे कम होती हुई हमें देखने को मिलेगी। फिर से यहाँ पे दूसरे ब्लॉक तक आते आते जो पानी की गति है फिर से कम होती हुई हमें देखने को मिलेगी। इस प्रकार से ये श्रृंखला आगे चलती जाएगी और उसी कारण यहाँ पे जो इरोजन की मात्रा है वो काफी कम होती है और उसी कारण इस एरिया में जो फार्मिंग की संभावना है वो हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। चलते हैं आगे। देयर इज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। एलिफेंट, टाइगर, डियर, monkeys are common. One horned rhinos is found in the Brahmaputra plains. In the delta area, Bengal tiger, crocodiles and alligator are found. Aquatic life abundant in the fresh river water, the lakes and the Bay of Bengal Sea.
The most popular variety of the fish are the rohu, katla and hilsa. Fish and rice is the staple diet of the people living in the area. तो देखिए यहाँ पे ये जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का बेसिन एरिया है उस एरिया में हमें काफी अधिक मात्रा में वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। मतलब जो भिन्न भिन्न प्रजाति के वन्य जीव है वो हमें इस एरिया में देखने को मिलते हैं, जिनमें हमें एलिफेंट देखने को मिलते हैं, टाइगर देखने को मिलते हैं, डियर देखने को मिलते हैं, मंकीज भी काफी अधिक मात्रा में उस एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इस एरिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इस एरिया में पाए जाने वाला वन हॉर्न रिहानो। ये जो वन हॉर्न रिहानो की प्रजाति है वो हमें खासकर जो ब्रह्मपुत्र का प्लेन्स का एरिया है वहां पे देखने को मिलती है। उसी समय जो वन हॉर्न रिहानो है उनकी काफी अधिक मात्रा में संख्या हमें जो आसाम में एक काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे उस एरिया में वन हॉर्न रिहानो की संख्या काफी अधिक मात्रा में हमारे यहाँ इंडिया में देखने को मिलती है। उसी समय जो डेल्टा एरिया है वहां पे हमें बंगाल टाइगर देखने को मिलता है, क्रोकोडाइल ये मगरमच्छ भी देखने को मिलता है और एलिगेटर ये भी हमें यहाँ पे इस एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे इस एरिया के अगर एक्वेटिक लाइफ की अगर यहाँ पर हम बात करें, एक्वेटिक लाइफ से यहाँ पे मतलब है जो जल जीवन उसकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर जो रिवर है, जो लेक्स है और जो बे बंगाल का एरिया है उस एरिया में हमें कई सारी प्रजाति की फिशेज देखने को मिलती है, जिनमें हमें रोहू, कटला और हिल्सा ये मुख्य तौर पे इस एरिया की प्रमुख प्रजातियों में गिनी जाती है। यहाँ के जो पीपल है वो खासकर अपने डाइट में फिश और जो राइस है उसका इस्तेमाल करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। देखिए दूसरी तरफ यहाँ पे साइड में हमें एक गुयनू देखने को मिल रहा है, उसे भी जरा देख लेते हैं। इन द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर गंगा एंड द रिवर ब्रह्मपुत्र a variety of dolphin locally called sussu, also called the blind dolphin, is found. The presence of the sussu is an indication of the health of water river. The untreated industrial and urban waste with the high amount of chemicals are killing these species. तो देखिए जो रिवर गंगा और जो रिवर ब्रह्मपुत्र है इन नदियों में हमें एक डॉल्फिन की प्रजाति देखने को मिलती है जिसे लोकली तौर पर सुसु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये जो नदियां है इनकी जो पानी की क्वालिटी है हम इस सुसु के माध्यम से काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन नदियों के पानी में अगर सुसु जो डॉल्फिन है उसकी मात्रा या उसकी संख्या हमें ज्यादा देखने को मिले, अच्छी तरह से देखने को मिले, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इन नदियों में जो पानी की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। लेकिन उसी समय अगर इस एरिया में जो सुसु है, जो डॉल्फिन है जिसे ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है, अगर उसकी संख्या हमें सही मात्रा में ना देखने को मिले तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि यहाँ के इन नदियों में जो पानी है वो आप पोल्यूट हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वाटर की क्वालिटी है उसका इंडिकेशन एज तौर पे सुसु को लिया जाता है। लेकिन हाल ही के दिनों में जो टाउन्स है, जो सिटीज है और जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट है वो पूरी तरह से इन नदियों में डिस्चार्ज होने के कारण यहाँ पे जो सुसु की जो प्रजाति है वो काफी डेंजर में आती हुई हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं आगे। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन एंड सिटीज। The cities of Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna, Kolkata, all with the population of more than 10 lakh are located along the river Ganga. The waste water from these towns and industries in discharge into the river. This leads to the pollution of the rivers. All the four way of transport are well developed in the Ganga Brahmaputra basin. The waterways is an effective means of transport particularly along the रिवर। तो देखिए जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन का एरिया है वहां पे हमें बड़े बड़े शहर या सिटीज देखने को मिलती है। खासकर जो गंगा नदी है उसके किनारे पे हमें इलाहाबाद देखने को मिलता है, कानपुर देखने को मिलता है, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, इस प्रकार की बड़ी से बड़ी सिटीज इस एरिया में हमें देखने को मिलती है। जिसके कारण ये जो एरिया है यहाँ से आने वाला जो भी वेस्ट वाटर है और उसी समय यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से आने वाला जो वेस्ट वाटर है वो पूरी तरह से इन नदियों में डिस्चार्ज किया जाता है और उसी के कारण
ये जो नदियां है उनका पोल्यूशन बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इन नदियों का जो वाटर की क्वालिटी है वो काफी गिरती हुई हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे इस एरिया में जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज है वो काफी अच्छी तरह से डेवलप होती हुई हमें देखने को मिलती है। खासकर जो वाटरवेज होते हैं वो हमें जो अलोंग द रिवर मतलब जो किनारी एरिया है उस एरिया में काफी अच्छी तरह से डेवलप होते हुए हमने देखे हैं। चलते हैं आगे। कोलकाता is an important port on the river of Hooghly. The plain area also has a larger number of airports. Tourism is another important activity of the basin. Taj Mahal on the bank of the river Yamuna in Agra, Allahabad on the confluence of the river Ganga and Yamuna. Buddhist stupa in Uttar Pradesh and Bihar, Lucknow with its Imambrat, Assam with the Kaziranga and Manas with the wildlife सेंचुरी। देखिए जो इस एरिया में जो कोलकाता शहर है वहां पे हमें एक महत्वपूर्ण पोर्ट देखने को मिलता है जो कि हुगली नदी पे बना हुआ हम देख सकते हैं। यहाँ पे इस एरिया में कई सारे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट भी हमें देखने को मिलते हैं जिसके कारण इस एरिया में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका विकास होता हुआ हमें देखने को मिलता है। खासकर यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो ताजमहल को देखने के आते हैं और ये जो ताजमहल हमें देखने को मिलता है वो आगरा स्थित है और जो यमुना रिवर है उसके किनारे पर हमें ताजमहल देखने को मिलता है। जो इलाहाबाद सिटी है वो हमें जो यमुना और जो गंगा नदी है उसके कन्फ्लुएंस एरिया में देखने को मिल रही है। मतलब जहाँ पे गंगा और जो यमुना रिवर है आके मिल रही है उसी एरिया में हमें इलाहाबाद जो शहर है वो बसता हुआ देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और जो लखनऊ है वहां पे हमें कई सारे बुद्धिस्ट स्तूपा भी देखने को मिलते हैं और खासकर जो लखनऊ है वहां पे हमें इमामबाड़ा देखने को, इसी कारण इस एरिया में कई सारे पर्यटक आते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जो आसाम का एरिया है वहां पे हमें काजीरंगा और जो बनास वाइल्ड लाइफ है वो देखने को मिलती है। यहाँ पे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है या जो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इट इज फेमस फॉर दी वन हॉर्न रिहानो। इसकी पहले हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे पहली पिक्चर हमें देखने को मिल रही है जो कि जो वाराणसी का तट का एरिया है वहां से ली गई है। दूसरी पिक्चर में हमें जो मनास में एक टाइगर है उसकी पिक्चर देखने को मिल रही है। मनास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक है उसके 8 चैप्टर को इन डिटेल में पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके जो कोई भी सुझाव हो उसे आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और उसी समय जो सिद्धू आईएएस का जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसे भी ज्वाइन कर ले क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहता हूँ।